स्थगन प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? तो अलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर 50 सदस्यों के समर्थन से केवल लोकसभा में किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इस पर 2.5 घंटे से कम चर्चा नहीं होती। इसकी विशेषताएं: प्रस्ताव एक समय में एक ही विषय से संबंधित हो, तथ्यात्मक व स्पष्ट हो, लोक महत्व का हो, तत्काल चर्चा आवश्यक हो। फिर गठबंधन सरकार मध्यम मार्गीय दृष्टिकोण पर कार्य करती है, स्पष्ट कीजिए। तो गठबंधन की राजनीति में अतिवादी दृष्टिकोण से बचा जा सकता है। एक दलीय एक दल की सरकार अपने दृष्टिकोण को थोपने का प्रयास कर सकती है। गठबंधन में कोई भी दल केवल अपनी नीति और सिद्धांत को थोप नहीं सकता, क्योंकि गठबंधन में शामिल अन्य दल विरोध कर सकते हैं। फिर निर्णय प्रक्रिया को जाति किस प्रकार प्रभावित करती है? तो भारत में जाति आधारित संगठन शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। जातिगत संगठन अपने को प्राप्त आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहते हैं, वहीं जिनको प्राप्त नहीं हुआ है वे प्राप्त करने हेतु आंदोलन कर रहे हैं। जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णय को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही नीना सिंह कौन है? तो नीना सिंह 1989 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की राजस्थान कैडर की अधिकारी हैं। यह राजस्थान में पुलिस महानिदेशक रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। हाल ही में इन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर पहुंचने वाली भारत की पहली अधिकारी है। फिर भारत मंडपम क्या है? तो यह नई दिल्ली में प्रगति मैदान में समीप बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है। इसके अंतर्गत अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी हॉल व एम्फी थिएटर का निर्माण किया गया है। इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। हाल ही में भारत ने 9-10 सितंबर को G20 सम्मेलन का आयोजन इसी परिसर में किया। फिर भारतीय संविधान में अपनी प्रस्तावना व भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस कथन को क्रियान्वित करने के लिए संवैधानिक उपबंधों की सूची बनाइए। तो धर्मनिरपेक्ष संबंधी अनुच्छेद 14 सभी नागरिक कानून की नजर में एक समान। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं। फिर अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं। फिर अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थित न होने का अधिकार। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य संबंधी अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति पद व संबंधित अन्य प्रक्रियाएं। फिर अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79, 80, 81 संसद का गठन। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 निर्वाचन आयोग संबंधी कार्य। फिर निर्वाचन आयोग के वर्तमान स्वरूप का परिचय देते हुए इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक विशेष समिति की सिफारिश पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होगा। भारतीय संविधान द्वारा लोकतंत्र में निरंतरता हेतु निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। देश में निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्वाचन हेतु चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए हैं। चुनाव आयोग अपने अधिकारों के अधीन रहते हुए निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु निम्नांकित कार्य करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों अथवा समूहों को मान्यता प्रदान करेगा। उनकी मान्यता पर संदेह होने पर जांच के उपरांत उनकी मान्यता को समाप्त भी कर सकेगा। फिर अनुच्छेद 324(1) के तहत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के साथ निर्वाचन की अन्य व्यवस्था करता है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्देशन और नियंत्रण
करता है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के अर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को परामर्श देगा। राज्य चुनाव में प्रत्येक वयस्क मतदाता भागीदारी निभा सकें, इसके लिए चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को तैयार करवाना चुनाव आयुक्त मुख्य जिम्मेदारी करता है। फिर निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली का आरोप सिद्ध होने पर चुनाव को रद्द कर पुनः मतदान करवाने का आदेश दे सकता है। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल के समय पूर्व भंग होने पर मध्यावधि चुनाव संपन्न करवाएगा। निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र मतदान की व्यवस्था करता है। फिर स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात प्रांतों की विभिन्न मांगों ने क्षेत्रवाद की भावना को बलवती किया। चर्चा कीजिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात प्रांतों की निम्न मांगों ने क्षेत्रवाद की भावना को बलवती किया। राज्यों के पुनर्गठन की मांग, नवीन राज्य निर्माण की मांग, भारत संघ ही अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा, भारत संघ में ही अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण संबंधी विवाद, केंद्र से अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करना, अधिकाधिक राजनीतिक सहभागिता का दावा। फिर किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस प्रकार उस राष्ट्र की विदेश नीति पर प्रभाव डालता है। तो किसी देश के विदेश नीति के कुछ निश्चित निर्धारित तत्व हैं जिनका संबंध उस देश की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा, राष्ट्रीय इसको हटाते हैं। फिर संविधान संशोधन भारतीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख एकात्मक लक्षण है। तो संविधान संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार के अधिकार राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक हुए हैं। जैसे संविधान में संशोधन केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अधिकांश भाग संसद साधारण बहुमत से निश्चित विधि द्वारा संशोधित कर सकती है। संविधान के सीमित भाग में संशोधन हेतु ही आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है। अतः संविधान संशोधन केंद्र में सरकार की श्रेष्ठता इसे भारतीय शासन व्यवस्था का प्रमुख एकात्मक लक्षण बनाती है। फिर नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक तथा व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व निम्नलिखित बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कहा था, संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना नहीं बल्कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का समावेश हो। ये सिद्धांत इस आदर्श की पूर्ति करते हैं। फिर शासन में के मूल्यांकन का आधार। तो नीति निर्देशक तत्व जनता द्वारा शासन की सफलता और असफलता मापने के मापदंड है। इनके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर शासन के आचार संहिता। तो यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता किंतु इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है, अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। फिर संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इसका तात्पर्य है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सरकारें इनके द्वारा निर्देशित होगी। न्यायपालिका में भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्यवस्था के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। फिर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस हेतु आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु राज्य के प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका के साधन उपलब्ध कराना, संपत्ति का केंद्रीकरण रोकना, स्त्री बाल श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्राप्त प्रदान करना आदि समता मूलक समाज की स्थापना में सहायक सिद्ध हुए हैं। इस तरह लोगों के जीवन स्तर सुधार हेतु चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर दिल्ली घोषणा के प्रमुख बिंदुओं। तो ये तो अलग है। फिर संसद के दोनों सदनों का संरचना और कार्य शक्तियों के आधार पर तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो संसद के दोनों सदनों के अधिकारों और उनके कार्यों तथा उनकी संरचना के आधार पर दोनों सदनों का तुलनात्मक अवलोकन निम्न बिंदु से कर सकते हैं। संरचना के आधार में तो लोक संसद का निम्न सदन है जिसे जन प्रतिनिधि सदन एवं लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन है, द्वितीय वरिष्ठ सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा एक प्रतिनिधि सदन है जो कि भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्यसभा संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति
वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण करना आवश्यक है, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य है। कार्यकाल की दृष्टि से दोनों ही सदनों में अंतर है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, अपितु एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात अपना रिक्त कर देते हैं, खाली स्थान रिक्त करते हैं। इस प्रकार सभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर शक्तियों व कार्यों के आधार पर तुलना। शक्तियों व कार्यों के आधार पर लोकसभा व राज्यसभा की तुलना निम्न बिंदुओं में के आधार पर की जा सकती है। कार्य व अधिकार, जिनमें लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। वित्त विधेयक के संबंध में, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में। फिर कार्य व अधिकार, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है। संविधान संशोधन के संबंध में, निर्वाचन संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। फिर महाभियोग संबंधी शक्तियां, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति, आयोग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श, आयोग के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श। फिर कार्य व अधिकार, जिनमें राज्यसभा व लोकसभा की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार, नवीन अखिल भारत सेवाओं की स्थापना, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर नगरीय शासन, स्थानीय शासन संस्थाओं का शहरी विकास में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। तो नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय स्थानीय शासन की आधारभूत व प्रक्रियात्मक इकाई हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त संवैधानिकता द्वारा इन संस्थाओं का उत्तरोत्तर सुदृढ़ीकरण व विकास हुआ है। नगरीय क्षेत्रों के विकास में नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है, जैसे सड़क, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सफाई आदि के प्रबंधन के अतिरिक्त नागरिक सुविधाओं यथा जन्म मृत्यु पंजीकरण, भू पंजीकरण आदि में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरण तथा शहरी विकास न्यास भी स्थानीय निकायों से परस्पर तालमेल द्वारा नागरिक क्षेत्रों में सुनियोजित विकास योजनाओं, सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण के कार्य करते हैं। वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों ने निम्न विशेष संस्थाओं द्वारा अनेकानेक विकास व जन कल्याण के कार्यों को पूर्ण किया है। उदाहरणार्थ, जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं, सड़कों का आधुनिकीकरण, पार्कों का रखरखाव आदि किया जा रहा है। राजस्थान के 14 शहरों में नगर विकास न्यास स्थापित है, जो कि शहरों के समग्र विकासार्थ स्थानीय निकायों के अंतर्गत अनवरत कार्य है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जयपुर शहर में मेट्रो रेल की सुविधार्थ सहयोग दिया जा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विभिन्न शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों सुविधा युक्त व किफायती कीमतों पर आवास तथा भूखंडों का विकास किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा रैन बसेरों का संचालन, शहरी स्ट्रीट लाइट व विद्युत आपूर्ति प्रबंधन, पार्कों का रखरखाव, सीवरेज प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे अपनी दुकान, अपनी व्यवसाय, कोचिंग हब, चौपाटी, किशन बाग, सैंड ड्यून पार्क आदि के माध्यम से व्यवसाय, शिक्षा, अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार आदि अवसर उपलब्ध करवाए जाने में सहायता की है। तो ये हो गया। फिर अगला है आजाद भारत की पहली केंद्रीय गठबंधन सरकार का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आजाद भारत की पहली केंद्रीय गठबंधन सरकार वर्ष 1977-69 तक रही। जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी आदि दलों ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी। इस सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। यह देश की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। फिर किन्हीं 4 संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख कीजिए जिनमें संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कल्याणकारी की शक्तियों का विस्तार, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। फिर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। फिर 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 स्वयं। फिर अविश्वास प्रस्ताव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति
तथा कम से कम 50 सदस्यों के अनुमोदन से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने के 10 दिन में चर्चा करवानी होती है। प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। फिर हाल ही में अनूप वरणबाल बनाम भारत संघ वाद चर्चा में क्यों रहा? अनूप वरणबाल बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाए। इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 सदस्य होंगे। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर निर्धारित की है जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून पारित ना कर दे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने संसद में विधेयक प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है। फिर उत्प्रेषण रिट पर आप क्या समझते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 32(2) में 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है जो कि संवैधानिक उपचार प्रदान करती हैं। उत्प्रेषण रिट न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मामलों को अपने पास मंगवाता है और समय सुनवाई करता है। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह रिट कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। फिर राष्ट्रपति व भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के आधार उल्लेख कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार केवल संविधान का अतिक्रमण करना होगा। अनुच्छेद 56(2) में उल्लिखित पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है: अक्षमता और सिद्ध कदाचार। फिर केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया व कार्यकाल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पे की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। फिर लोकसभा सदस्यों के दल बदल संबंधी मामलों में लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो लोकसभा सदस्यों के दल बदल संबंधी मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत को लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला करेगा। हालांकि क्योतो होलोहान वाद 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह निर्णय न्यायालयिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में उल्लिखित हम भारतीय लोग से क्या अभिप्राय है? हम भारत के लोग से अभी आशय है कि भारत की जनता ही संविधान के निर्माता है। जनता ने स्वयं इच्छा से संविधान को अंगीकार, अधिनियमित व आत्मर्पित किया है। किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया है। संविधान का स्रोत भारत की जनता है। सरकार या सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो भी शक्तियां वे सब जनता द्वारा प्रदत्त हैं। फिर अगला है ताशकंद समझौते पर टिप्पणी कीजिए। तो यह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच सोवियत संघ की मध्यस्थता में 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। इसमें सेनाओं की 5 अगस्त 1965 से पूर्व की स्थिति रखने, युद्धबंदियों को रिहा करने तथा सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से करने का निर्णय लिया गया। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के आधारों का उल्लेख करें। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया या अपनी पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन ले रहा हो, यदि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर रहने योग्य नहीं हो। फिर मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में स्पष्ट करें अंतर। तो मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है जबकि मंत्रिमंडल परंपरागत व्यवहारवादी व्यवस्था की देन है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रियों का समूह होता है जबकि मंत्रिमंडल में बड़े और प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। फिर संविधान में उल्लिखित आपातकालीन उपबंधों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं
युद्ध की स्थिति में अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में तथा अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। फिर ब्रिक्स की प्रासंगिकता हटाओ इसको। फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर लघु टिप्पणी। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यदि एक सदन संसद का विधेयक को पारित कर दे और दूसरा सदन विधेयक को पारित न करे, अर्थात दोनों सदनों में टकराव की स्थिति हो, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के मामले में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला 1962 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, फिर 1978 में बैंक सेवा आयोग समाप्ति अधिनियम और 2002 में आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002। फिर 44वें संविधान संशोधन पर लघु लेख। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के प्रमुख प्रावधान। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति दी गई, किंतु पुनर्विचार के बाद सलाह बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट केवल लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया। फिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 20, 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर मूल अधिकार व मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, तो मूल अधिकार व कर्तव्य में विशेष संबंध है। वह अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं, अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। संविधान में 1950 में भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके नागरिकों के मूल कर्तव्य को भी संविधान के भाग 4 के 10 कर्तव्य जोड़े गए। जैसे मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन अर्थ यह नहीं है कि कोई संविधान के आदर्शों और संस्थानों का अपमान करे। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दे। इस तरह से मूल अधिकार व मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो राजस्थान की राजनीति प्राय द्विदलीय रही है। प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। राजस्थान के गठन के बाद 1977 तक कांग्रेस का ही शासन रहा। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 20वीं शताब्दी के आने से लेकर अब तक राज्य में दो दलीय प्रणाली स्थापित हो चुकी है, जिनमें कांग्रेस व भाजपा प्रमुख हैं। राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन नियमित रूप से होता है। इसके प्रमुख कारणों में किसी भी सशक्त क्षेत्रीय दल का अभाव, विकल्पों की अनुपलब्धता, राजस्थान की राजनीति में प्राय राष्ट्रीय मुद्दों का अधिक प्रभाव। इसी कारण ये दो दल ही क्रमिक रूप से सत्ता में आते हैं, परंतु वर्तमान में रालोपा, बीटीपी आदि क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आ रहे हैं, क्षेत्रीय जातीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रहे हैं। फिर अगला, सांप्रदायिकता क्या है, इसके दुष्परिणाम बताते हुए दूर करने के उपाय की विवेचना कीजिए। जब एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई समुदाय या समूह समझकर भाषाई समूह या समुदाय समझ बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय व सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो क्या है, जब एक धार्मिक सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह या समुदाय समझ-बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय और सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, उसे सांप्रदायिकता कहा जा सकता है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत भी सभी भावनाएं या क्रियाकलाप आ जाती हैं, जिनमें किसी धर्म एवं भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए, उन हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता दी जाए, या
उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहित किया जाए। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम स्वरूप आपसी द्वेष, आर्थिक एवं प्राण की हानि के साथ राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। इसे दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, प्रशासन के लिए संहिताबद्ध दिशा निर्देश, सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए पुलिस बल के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं विशेष जांच और अभियोजन एजेंसियों की स्थापना। फिर शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्ष, मानवतावाद के मूल्यों के उसके साथ स्कूल और कॉलेज दोनों बच्चों में मूल्यों के रूप में वैज्ञानिक स्वभाव और तर्कवाद के मूल्यों पर ध्यान देने के साथ मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर। फिर सरकार ऐसी परियोजनाओं को चलाने के लिए नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित और समर्थन कर सकती है, जो सांप्रदायिक जागरूकता पैदा करने, मजबूत समुदाय संबंध बनाने और अगली पीढ़ी में सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है। फिर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता है। सांप्रदायिक हिंसा, पीड़ितों की रोकथाम, नियंत्रण और पुनर्वास विधेयक 2005 को जल्द ही अधिनियमित किया जाना चाहिए। अतः भारत को सांप्रदायिकता की समस्या से निपट पाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सद्भाव कायम रहेगा, सबका कल्याण होगा। फिर वर्तमान वैश्विक व्यवस्था परिवर्तन में भारत के लिए चुनौतियों व अवसर की विवेचना कीजिए। तो ये अपने काम का नहीं है, हटाओ इसको। फिर संविधान में संशोधन करने के संसद स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि लिखित होते हुए भी लचीला या कठोर नहीं है। इसमें कठोर एवं लचीला दोनों विषमताओं का समन्वय है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन से संबंधित संसद के अधिकार, न्यायालय के अधिकारों के मध्य एक सामंजस्य बनाने का प्रयास हमारे संविधान में पहले से ही उपलब्ध है। ध्यान रहे कि संविधान ने न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है जिसकी सहायता से न्यायालय किसी विधि को शून्य घोषित करे, लेकिन राज्य में प्रत्येक अंग पर कुछ मर्यादाएं आरोपित की हैं, जिसके उल्लंघन की दशा में न्यायालय इन विधियों को शून्य घोषित कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 13 के तहत किसी भी विधि को निरस्त किया जा सकता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बाद ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। इसके तहत संसद ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं कर सकती जिससे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो। संसद ने इस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर प्रावधान कर दिया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। फिर इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन एवं संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना के आधार पर संसद की युक्तिपूर्ण निर्वर्तन आरोपित कर सकती है। फिर नगरीय स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 74वें संविधान संशोधन की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। तो नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया। एक कानून के तहत शहरों में निकायों में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करेंगी। प्रथम, नगर पंचायत, जिसे राजस्थान में नगर पालिका का नाम दिया गया है। 10,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में इसकी स्थापना की जाती है, जिसका प्रमुख चेयरमैन कहलाता है। जनसंख्या का यह आधार समय समय पर परिवर्तनीय है। द्वितीय, सामान्यतः 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है। इसे कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन किया जाता है। फिर नगर परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष या सभापति कहते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन किया जाता है, ये तो ठीक है। फिर तृतीय है, जिसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसका प्रमुख मेयर या महापौर होता है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष पार्षदों द्वारा परोक्ष
प्रत्यक्ष या परोक्ष पार्षदों द्वारा विधि से जो भी राज्य सरकार के विधान द्वारा निर्धारित की गई है, किंतु अविश्वास प्रस्ताव से समय पूर्व भी इन निर्वाचित मंडलों को भंग किया जा सकता है। 74वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 6 माह की अवधि में चुनाव करवाया जाना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व रहेगा। शहरी निकायों के कार्य व शक्तियों में वृद्धि के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो 11वीं में तो थे 29 और 12वीं में है कितने 18। फिर अगला आता है, अगला है अस्पृश्यता का अंत एक पूर्ण अधिकार है। स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद 17 के तहत राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया में प्रमुख अंतर रेखांकित कीजिए। विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया, इसमें न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियम का पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, केवल कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन किया जा सकता है। यह ब्रिटिश परंपरा से प्रभावित है। फिर विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसमें न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियम व कार्यपालिका के कार्य दोनों का पुनरावलोकन किया जा सकता है। यह अमेरिका से प्रभावित है। फिर 24वां संविधान संशोधन विधेयक 1971 की विषय वस्तु बताइए। इससे संसद को संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों में संशोधन करने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति दी गई। इसके द्वारा अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 39(c) संविधान में जोड़े गए। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति को बाध्य किया गया। फिर निलंबनकारी वीटो की परिभाषा लिखिए। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस भेजता है। यह निलंबनकारी वीटो है। राष्ट्रपति केवल एक बार ही किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। फिर अधीनस्थ विधायन से क्या तात्पर्य है? तो विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकारिता के मद्देनजर सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सभी नियम, परिनियम और अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधान कहलाते हैं। फिर किचन कैबिनेट से क्या तात्पर्य है? तो यह 15 से 20 महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जिसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं किंतु इसके बाहर भी जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य शामिल होते हैं। यह अनौपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सलाह करता है। फिर राज्यसभा की उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें वरिष्ठ राजनेता एवं राजनीतिज्ञ आम चुनावों में प्रतिस्पर्धा की कठिन परीक्षा से गुजरे बिना सरलता पूर्वक प्रवेश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के ऊपर एक पुनर्विलोकनकारी सदन के रूप में कार्य करती है, क्योंकि इसकी बहुत संभावना है कि लोकसभा लोकप्रिय सदन होने के कारण जल्दबाजी में केवल जनमत को ध्यान में रखकर फैसला करे। फिर राज्यसभा ऐसा सदन है जिसमें परिसंघीय सिद्धांतों को कायम रखते हुए राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। फिर स्थगन व सत्रावसान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्थगन यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सत्र को। सत्रावसान यह न केवल बैठक को बल्कि सदन के स्वरूप को समाप्त करता है। फिर स्थगन यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सत्रावसान इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर स्थगन यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वह काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। सत्रावसान यह किसी भी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। फिर उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है, स्पष्ट कीजिए। अभिलेखों के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास दो शक्ति हैं। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही व उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। इसके फिर दूसरा, इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। 6 वर्ष का कारावास या 2000 रुपये अर्थदंड अथवा दोनों। फिर नीतिगत कटौती का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अनुदान की मांग पेश करते समय विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में सरकार की संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है तथा अनुदान की मांग को
कम करके 1 रुपये कर दिया जाता है। इसमें सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर पंचायती राज स्थापना हेतु किन्हीं 4 समितियों के नाम लिखिए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 77, जीवी के राव समिति 85, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 86, संतानम समिति 62, सादिक अली समिति 64। फिर निर्वाचन सुधार हेतु 4 सरकारी प्रयास बताइए। तो मतदान की आयु में कमी, निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग, मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था, डाक पहचान पत्र की व्यवस्था, उम्मीदवारों द्वारा संपत्ति, शैक्षिक तथा आपराधिक मामलों की जानकारी देना, अनिवासी भारतीयों को मतदान, निर्वाचन खर्च की सीमा में वृद्धि। फिर भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की चयन समिति में कौन कौन सम्मिलित है। तो संसदीय पद्धति में ध्वनि मत से क्या आशय है। संसदीय पद्धति में मत देने की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के आदेश पर सदस्य हाँ या ना कहकर किसी प्रस्ताव या विधेयक, संकल्प आदि के प्रति अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट करते हैं। जिस पक्ष की ओर आवाजें अधिक होती हैं उसी के पक्ष में मत मान लिए जाते हैं। फिर लोक उपक्रम समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो 22 लोक उपक्रम समिति 22 सदस्यीय, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इस समिति का मुख्य कार्य कैग के लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जांच करना है। इस समिति का मुख्य कार्य कैग के लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जांच करना है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से किया जाता है। इस समिति का कार्य 1 वर्ष होता है तथा कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। फिर उद्देशिका में उल्लिखित बंधुता शब्द सामाजिक जीवन को एकता एवं अखंडता प्रदान करते हैं, स्पष्ट कीजिए। बंधुता का अर्थ है सभी भारतीयों के सर्वमान्य भाईचारे की, सभी भारतीयों के एक होने की भावना, अर्थात धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे होकर सभी भारतीयों में सौहार्द तथा आपसी भाईचारे का होना। अतः यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता तथा अखंडता प्रदान करते हैं। फिर है आर्टिकल 13, मूल अधिकारों की नींव पत्थर के समान है, स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सामान्य परिस्थितियों में उल्लंघन होने से बचाता है। इसके तहत राज्य या राज्य की संस्था का कोई भी कार्य, कोई भी कानून या आदेश, अध्यादेश इत्यादि जो कि मूल अधिकारों की व्यवस्था के विरुद्ध हो, उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। फिर लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता, स्पष्ट कीजिए। सामूहिक विषय पर लोगों के हित में जब कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करता है तो उसे जनहित याचिका या लोकहितवाद कहते हैं। लोकहितवाद के दायरे में विभिन्न विषय आते हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल शोषण, नारी उत्पीड़न, पर्यावरण संरक्षण, कारागृहों में शोषण, दलित व पिछड़े वर्गों पर अत्याचार आदि। कुछ विषय यथा मकान मालिक, किराएदार, सेवा, पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश आदि से संबंधित मामले लोकहितवाद मामले में लोकहितवाद के दायरे में नहीं आते। फिर वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का उल्लेख। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा क्या है, इसे भारतीय परिवेश में लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा में धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है, जो कि धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है। यह भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती क्योंकि यह समाज बहुधर्मवादी है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों का समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। फिर संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है, स्पष्ट कीजिए। सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, अर्थात नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। इस तरह विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। फिर महानगर योजना समिति के बारे में संक्षिप्त में बताइए। तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित इस समिति के
2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा समय में से चुने जाएंगे। फिर अब तक भारत में लगाई गई राष्ट्रीय आपात की समय अवधि उल्लेख कीजिए। 1962 से 1967, 1971 से 1977 और 1975 से 1900, ये क्या है, 1962 से 67 और 75 से 77। फिर है, पूर्ण न्याय की अवधारणा क्या है? अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए विधायिका कार्यपालिका की शक्तियों को स्वयं अपने हाथ में ले सकता है, यही पूर्ण न्याय है। फिर चुनावी बॉन्ड को परिभाषित कीजिए। चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग नागरिक व निगमों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। ये बॉन्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए वचन पत्र के रूप में कार्य करते हैं जो मांग पर वाहक को देय होते हैं और ब्याज मुक्त होते हैं। फिर अगला है, भारतीय संविधान संगठनात्मक एवं एकात्मक का मिश्रित रूप है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान संघात्मक तत्व जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन, दोहरी शासन व्यवस्था, स्वतंत्र, सर्वोच्च एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आदि ऐसी विशेषताएं जो संघात्मक को प्रकट करती हैं। दूसरी ओर एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल संविधान, संसद की राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार, एकीकृत न्याय व्यवस्था, शक्ति विभाजन, केंद्रोन्मुखी राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का केंद्र सरकार को अधिकार, उच्च सदन में असमान प्रतिनिधित्व आदि ऐसी विशेषता है जो संविधान की एकात्मक प्रकृति की ओर बल देते हैं। अतः कहा जा सकता है भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रित स्वरूप है। फिर उद्देशिका की संवैधानिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो उद्देशिका इसके शब्दों की व्याख्या तथा इसके संविधान का भाग होने या न होने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न मामले जैसे बेरूबाड़ी वाद 1960, गोलकनाथ मामला 1967 आदि में उद्देशिका की महत्ता को उजागर किया गया है, किंतु उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना का भाग है तथा अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु इसमें समाहित संविधान के बुनियादी तत्वों में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। यह न तो संसद को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है और न ही संसद की किसी शक्ति पर अंकुश लगाती है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या मौलिक अधिकार विधानमंडल द्वारा उचित विनियमन के अधीन है? इसके उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की एक व्यापक योजना को प्रस्तुत किया गया है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। बाद में न्यायालय ने माना कि संसद की संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, किंतु सामान्य विधि द्वारा नहीं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णयों को बदल दिया तथा माना कि संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि है, अतः इसे मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में न्यायालय ने माना कि विधानमंडल संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ किए बगैर संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, जो कि संसद के उचित विनियमन को दर्शाता है। कालांतर में न्यायालय ने विभिन्न बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या की, विधानमंडल की इस शक्ति को और अधिक तार्किक बनाया। फिर मूल अधिकारों की विशेषताओं निम्न हैं, ये अत्यधिक प्रकार के हैं, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में वर्गीकृत हैं। फिर मूल अधिकार अमेरिका संविधान से प्रेरित हैं, ये व्यक्ति के हर पहलू, सर्वांगीण विकास यथा नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। अधिकांश मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में उल्लिखित मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, उसके अलावा सबको है। ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों को आत्यंतिक और निरपेक्ष प्रकृति के नहीं हैं।
बल्कि इन्हें अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन रखा गया है, और प्रतिबंधों के साथ युक्ति संगतता या तर्क संगतता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फिर मूल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण समय में एक मूल अधिकार है, अनुच्छेद 32। फिर भारत में न्यायिक पुनरावलोकन ना तो संसद की सर्वोच्चता है, न ही न्यायिक निरंकुशता। कथन में कथन के पक्ष में उच्च तर्क दीजिए। तो भारत में न्यायिक क्षेत्र में न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकन सिद्धांत और संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के समन्वय देखने को मिलता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल कानूनों की व्याख्या तक ही सीमित रखी गई है। यह संसद को सर्वोच्चता को केवल एक उस हद तक प्रभावित करती है कि वह निरंकुश न बने, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय संसद द्वारा निर्मित केवल उन अधिनियमों व कानून जो संविधान के प्रावधानों व अपेक्षाओं के अनुरूप न हो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वे अधिनियम जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। अर्थात न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी सीमित किया गया है। फिर अगला है, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल, यदि किसी राजनीतिक दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त किया हो, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थानों पर जीत दर्ज की हो। फिर दूसरा, यदि वह राज्य लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तथा उसने उस संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीट जीत दर्ज की हो। फिर यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। फिर यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम एक सीट पर दर्ज की हो, या लोकसभा में के चुनाव में संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की गई हों। फिर यदि वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हिस्सा कर लिया गया है। यह शर्त वर्ष 2011 से जोड़ी गई थी। अगला है, दबाव समूह नीति निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह भारत जैसे देशों में जहां अभी भी राजनीतिक साक्षरता और संवैधानिक प्रशिक्षण काफी कम मात्रा में लोगों तक पहुंच पाया है, इन दबाव समूह का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि दबाव समूह से जन सामान्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। ये सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह के कारण सरकारों को राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रकार के दृष्टिकोण निर्मित करने की सहायता मिलती है। दबाव समूह के माध्यम से प्रशासन को विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन, जन सामान्य की राय का ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं। भारत में विभिन्न दबाव समूह जैसे व्यावसायिक फिक्की, श्रमिक संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा, फिर किसान समूह जैसे भारतीय किसान यूनियन, यूनाइटेड किसान सभा, धार्मिक और सांस्कृतिक समूह जैसे आरएसएस, जमाते इस्लामी, जातीय समूह जैसे हरिजन सेवक संघ, क्षेत्रीय महासभा आदि कार्य करते हैं। फिर अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लिखित संशोधन की पत्तियों पर टिप्पणी कीजिए। चूंकि संविधान में सभी अनुच्छेदों की प्रकृति, क्षेत्र और पारिस्थिति एक जैसी नहीं है, अतः इसमें संशोधन का निर्धारण भी एक समान प्रक्रिया से नहीं होता। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 पत्तियों का उल्लेख है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। इस पत्ति के तहत संविधान संशोधन हेतु प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि में संशोधन के लिए पत्ती अपनाई जाती है। फिर दूसरी, संसद के संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन द्वारा। तो संघात्मक संरचना से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तत्पश्चात कम से कम आधे राज्यों
के विधानमंडलों द्वारा आशय का संकल्प पारित कर अनुसमर्थन दिया जाता है। फिर लोकसभा के विघटन से संसद में लंबित विधेयकों पर होने वाले प्रभाव को बताइए। तो विघटन का आशय है नई लोकसभा चुनना। अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन की स्थिति में राज्यसभा द्वारा पारित किंतु लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त मान लिया जाता है। लोकसभा में पारित हो चुका किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक, तो वह विधेयक समाप्त माना जाता है। यदि राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है या विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो विधेयक समाप्त नहीं होता है। फिर यदि विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है तथा राज्यसभा में ही विचाराधीन है, तो वह समाप्त नहीं होगा। यदि विधेयक राज्यसभा में पेश कर पारित कर दिया है किंतु लोकसभा में पेश होना बाकी है, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगला है लोकसभा व राज्यसभा की समान शक्तियों पर टिप्पणी कीजिए। कानून निर्माण को छोड़ या कानून निर्माण की प्रक्रिया में साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को लगभग बराबर सी शक्तियां प्राप्त हैं, संयुक्त अधिवेशन की स्थिति को छोड़कर। फिर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 को अनुमोदित करने व आपात को बढ़ाने के लिए दोनों सदनों का समान शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों के पास समान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और संबंध में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में दोनों के पास समान शक्तियां हैं। न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति के संदर्भ में दोनों सदनों के पास समान है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी सदन में से होना, संसदीय विभागीय समितियों में दोनों सदनों के सदस्यों का होना आदि राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियों में शामिल हैं। फिर दल बदल संबंधी प्रावधान भारतीय राजनीति व लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। कथन के आलोक में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें 91वें संविधान संशोधन 2002 में पुनः संशोधन किया गया। वर्तमान में इसमें निम्न प्रावधान है। यदि कोई सदस्य व्यक्ति दल बदलता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निर्दलीय चुना गया सदस्य निर्वाचन उपरांत किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। फिर किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं। मनोनीत सदस्यों को 6 माह के भीतर किसी दल में शामिल होना अनिवार्य है। यदि कोई सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है तथा 15 दिन के भीतर दल उसे क्षमा नहीं करता, तो वह दल बदल का दोषी माना जाएगा। दल बदल के संबंध में किसी सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदस्य के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, किंतु इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कियोतो हुलान-वाद में। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना बताते हुए इनके कार्य बताइए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष व 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य: केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी ऐसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है। भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के प्राधिकारों के निश्चित स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई के कामकाज की देखरेख करना व निर्देशन देना। फिर केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा प्राधिकारों के प्रशासन पर नजर रखना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारियों की जांच करना। सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय में निदेशक की नियुक्ति करते समय परामर्श देना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करना। केंद्र सरकार के मंत्रालय प्राधिकारणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना आदि। फिर मौलिक अधिकारों
कि कौन से प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। तो पहला है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। फिर संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य की किस आधार पर आलोचना की जाती है। संविधान के भाग 4 क में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। कर्तव्यों की सूची का अपूर्ण होना। मूल कर्तव्यों में मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है। कुछ कर्तव्यों की अस्पष्टता। मूल कर्तव्यों में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता आदि की व्याख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर दंडात्मक व्यवस्था का अभाव। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना पर दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। कर्तव्यों के अस्पष्ट स्वरूप के कारण दंड का निर्धारण नहीं किया जा सकता। फिर मूल अधिकारों की तुलना में मूल कर्तव्यों का मूल्य व महत्व कम है। फिर कर्तव्यों का दोहराव, जैसे मूल कर्तव्य 3 या 4 दोनों में देशों की रक्षा बात की गई है। जैसे मूल्य कर्तव्य 3 व 4 दोनों में देश की रक्षा की बात की गई है तथा मूल्य कर्तव्य 5, 6 में दोनों में समन्वित संस्कृति की बात की गई है। तो यहाँ पे दोहराव है। फिर भारतीय संविधान ने न्याय प्रशासन में द्वैध नीति का अनुसरण नहीं किया है। टिप्पणी कीजिए। तब अमेरिका में न्यायालय की 2 श्रेणियां हैं, संघीय तथा राजकीय, जो कि अपने-अपने विषय पर न्यायिक निर्णय देते हैं, किंतु भारत में न्याय प्रशासन में एकरूपता, राष्ट्रीय एकता की वृद्धि, संघर्ष की संभावना नहीं हो आदि हेतु एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया है। संविधान द्वारा संपूर्ण देश के लिए एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की है। यह अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था से विपरीत है। संपूर्ण भारत में न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, नीचे उच्च न्यायालय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय का सोपान क्रम होता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा की विशेषताएं बताइए। जनवरी 1952 में राजस्थान में पहला विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें 160 सीटों में से 139 सामान्य, 16 एससी, 5 एसटी के लिए आरक्षित थी। इसकी निम्न विशेषताएं थी। इस विधानसभा में कांग्रेस के 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस को 82, राम राज्य परिषद को 24, भारतीय जनसंघ को 8, कृषि कार्य लोक पार्टी को 7, हिंदू महासभा को 2, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी को 1, निर्दलीय को 35 सीटें प्राप्त हुई। गठन फरवरी 1952 में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास ने 2 स्थानों से जोधपुर जालोर से चुनाव लड़ा किंतु हार गए। कालांतर में किशनगढ़ उपचुनाव में जीतकर स्वयं मुख्यमंत्री बने। टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः नरोत्तम लाल जोशी तथा लाल सिंह सत्तावत थे। महारावल संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव में निर्वाचित होकर आई श्रीमती यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी। इस विधानसभा में 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए जो अब तक एक रिकॉर्ड है। कांग्रेस विधायकों के मध्य कलह के परिणाम स्वरूप मोहन लाल सुखाड़िया युवा सीएम मुख्यमंत्री बने, जिनकी सरकार में कमला बेनीवाल राज्य की प्रथम महिला मंत्री बनी। फिर अगला, भारत के संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करते हैं। स्पष्ट कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनमें विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु प्रस्तुत किए गए हैं, इन सब का एक मूल स्वर है, वह है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करना। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है जनता का संपूर्ण विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हुए अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के तहत पुरुषों व महिलाओं को समान रोजगार के अवसर, भौतिक संसाधनों के समावित पर नियंत्रण में सभी के हितों का संरक्षण, धन व उत्पादन के साधनों का तार्किक वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, सामर्थ्य के विपरीत कार्य करने की बाध्यता न होना, बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना आदि प्रावधान किए गए। 39(1) के तहत समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। फिर अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 42 के तहत कार्यस्थल पर न्याय संगत व मनोवांछित दशाएं जैसे गर्भवती महिलाओं को अवकाश, प्रसूति सहायता।
फिर अनुच्छेद 43 के तहत निर्वाह योग्य मजदूरी व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 ए के तहत कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी। अनुच्छेद 43 बी के तहत सहकारिता को प्रोत्साहन आदि उपबंध समाज में विभिन्न वर्गों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण तथा आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45 एसटी व एससी के लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा। अनुच्छेद 46 खतरनाक औषधीय व पादप पेय पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 आदि राजनीतिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। फिर उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 40 कृषि पशुपालन का आधुनिकीकरण तथा पर्यावरण व वन्य जीव। अनुच्छेद 48 आदि प्रावधान राज्य की वसुधैव कुटुंबकम अवधारणा को मजबूती प्रदान करते हैं तथा राज्य के समय के संरक्षण व सार्वजनिक सुविधा के दायित्व को दर्शाते हैं। पिछले 70 सालों में नीति निदेशक तक पर विभिन्न योजना व प्रयास जैसे रोजगार गारंटी कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, मिड डे मील कार्यक्रम, आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य योजनाएं, विधवा पेंशन, वृक्षों के संरक्षण हेतु कल्याण योजनाएं, भविष्य निधि आदि ने लोक कल्याणकारी राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर संसद की कानून निर्माण प्रक्रिया पर विस्तृत लेख लिखिए। तो संसद की सर्वोच्च विधायी संस्था का सर्व प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। इस प्रक्रिया में विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण कार्य है। कानून से पूर्व की अवस्था को विधेयक कहा जाता है, जिसे मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पर विधेयक मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। अधिकांश कानून का निर्माण साधारण विधेयक के द्वारा होता है। साधारण विधेयक को कानून के रूप में बनाने में निम्न चरण शामिल है: प्रथम पाठन। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक को सदन के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से एक निश्चित तिथि को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के समय विधेयक का शीर्षक और एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है और अध्यक्ष विधेयक को सरकारी गजट में प्रकाशित करने की अनुमति देता है। इसे ही विधेयक का पुनः स्थापन या प्रथम पाठन कहते हैं। द्वितीय पाठन, इसमें विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला साधारण बहस, विधेयक के सिद्धांत व उपबंधों पर चर्चा होती है लेकिन विस्तार से विचार विमर्श नहीं होता। इस चरण विधेयक को लेकर कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं, जैसे सदन विधेयक पर विचार करें, विधेयक को सदन की प्रवर समिति को दिया जाए, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को दिया जाए, या विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए। समिति व्यवस्था, तो सामान्यतः विधेयक को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक या खंडवार विचार करती है। फिर है विचार विमर्श की अवस्था। इसमें विधेयक के अंतर्गत प्रस्तुत की गई धारा, उसके खंड इत्यादि पर संशोधन व मतदान किए जाते हैं। फिर तृतीय पाठन, इस चरण में विधेयक को स्वीकार व अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इसे स्वीकार करने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में विधेयक दूसरे सदन में उपरोक्त तीनों चरण अपनाए जाते हैं। दूसरे सदन में समक्ष 4 विकल्प है: विधेयक उसी रूप में पारित कर दिया जाए, संशोधन के लिए पारित करते प्रथम सदन में भेज दिया जाए, विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए या 6 माह तक कार्रवाई न करे। अस्वीकार व लंबित होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति के उपरांत कानून बन जाता है। फिर भारत में संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो केंद्र व सरकारों के मध्य शक्ति का आंशिक विभाजन। आजादी के बाद भारतीय संघवाद का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है, जैसे केंद्रीकृत संघवाद 50 से 67, योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन। फिर सहयोगी संघवाद 60 से 71, फिर एकात्मक संघवाद 71 से 77। किंतु 91 के आर्थिक सुधारों के बाद से मुख्य 2 प्रकार के संघवाद अस्तित्व में आए। पहला सहकारी और दूसरा प्रतिस्पर्धी। सहकारी प्रगति केंद्र राज्य के मध्य क्षैतिज संबंध। राष्ट्रीय नीतियों निर्माण क्रियान्वयन में राज्य की भूमिका को सुनिश्चित करना। विभिन्न केंद्रीय व राज्यों की संयुक्त उपक्रम या उद्यम। ई नाम मंडियों का निर्माण। जीएसटी कानून को अपनाना। अनुसूची 7 में विषयों में केंद्र व राज्य के मध्य सहयोग।
संविधान की मूल संरचना में शामिल नीति आयोग का गठन, फिर टॉप टू बॉटम अप्रोच के स्थान पर बॉटम टू अप्रोच को अपनाना, 15 विविध आयोग द्वारा केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41% करना। फिर प्रतिस्पर्धी संघवाद, तो प्रगति सहकारी संघवाद का परिष्कृत रूप है। राज्य राज्य क्षैतिज संबंध होते हैं और देश में अधिक मुक्त बाजार व्यवस्था की स्थापना नीति आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य है। राज्यों के द्वारा स्वयं निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में विकासात्मक कार्य करना, विभिन्न नीतियों का निर्माण करना, स्वच्छ भारत रैंकिंग, विभिन्न पुरस्कार एवं लाभ, राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ताकि प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि क्षेत्रों में विभिन्न राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करना। केंद्र सरकार द्वारा पहले आवंटित धन के उपयोग के आधार पर राज्य को धन आवंटित करना, राज्य द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, राज्य द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए करवाना। फिर जैसे राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान, फिर संविधान के मूलभूत अवधारणा में शामिल नहीं है ये। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पुनर्गठन करना, राज्यवार एसडीजी इंडेक्स, नीति आयोग, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में भागीदारी सुनिश्चित करना। चूंकि वर्तमान समय में राज्य में विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानक, आर्थिक पैटर्न, परिस्थितियां, राज्यवार प्रतिनिधित्व का काम कम होना आदि चुनौतियां विद्यमान है, अतः सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रयास जैसे नीति आयोग को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 263 के तहत केंद्रीय राज्य परिषद का पुनः सक्रिय आदि को मजबूत करना आवश्यक है। फिर अगला है भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को निर्धारित व प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तृत लेख लिखिए। तो भारत देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना जटिल प्रकार की है। 17 लोकसभा चुनाव तथा सैकड़ों विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार अनेक कारकों से प्रभावित होता आया है। मतदान व्यवहार को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, विचार धारा, करिश्माई नेतृत्व, विकास के मुद्दे आदि शामिल है। व्यक्ति को अपनी जाति के प्रति स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव होता है। राजनीतिक दल इस जुड़ाव का चुनाव अभियानों में बेहतर तरीके से उपयोग कर जाति विशेष के पक्ष में मतदान करवाने का कार्य करते हैं। फिर राजस्थान में जाट बनाम राजपूत, आंध्र प्रदेश में कामा बनाम रेड्डी आदि मतदान व्यवहार को सदैव प्रभावित करते हैं। फिर धर्म में एक मजबूत भावनात्मक शक्ति होती है, जिसके कारण मतदाताओं को एक बहुत बड़े वर्ग को आसानी से लामबंद किया जा सकता है। चुनाव अभियानों में राजनीतिक दल उम्मीदवारों द्वारा धर्म विशेष के संतों, मौलवियों, धर्म गुरुओं, धर्म प्रचारों द्वारा प्रचार में सहारा लेकर मतदान व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। फिर क्षेत्र विशेष के लोग विभिन्न मांग, जैसे नए नए प्रांतों की मांग, अधिक स्वायत्तता का मुद्दा, विशेष रूप राज्य का दर्जा, सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखना आदि को लेकर भी दल व उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मतदान करते हैं। भूमिपुत्र की अवधारणा भी मतदान व्यवहार को निर्धारित करती है। भारत में हिंदी बनाम अंग्रेजी, हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा मतदान का प्रमुख निर्धारक कारक रहा है। फिर विभिन्न विचारधाराएं जैसे वामपंथी, दक्षिण पंथ, मध्य मार्ग आदि से संबंधित विभिन्न राजनीतिक दल मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। करिश्माई नेतृत्व के रूप में विभिन्न नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयललिता, मोहनलाल सुखाड़िया, ममता बनर्जी आदि ने केंद्र तथा स्थानीय स्तर पर चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है। फिर विकास के मुद्दे, विभिन्न सुविधाएं जैसे रोटी कपड़ा मकान से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन, यातायात, बैंकिंग, बीमा आदि भी मतदान व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त तत्कालिक कारणों में मुख्यतः विभिन्न घटनाएं जैसे लोकप्रिय नेता की अकस्मात मृत्यु या हत्या, आतंकी घटनाक्रम जैसे पुलवामा, पेट्रोल डीजल एवं आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की दामों में अचानक हुई वृद्धि, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आदि मतदान व्यवहार को प्रभावित व निर्धारित करते हैं। फिर भारत में नक्सलवाद के उदय विस्तार के कारणों को बताते हुए इसके समाधान हेतु अपनाए जाने वाले उपाय बताएं। तो जल जीवन जंगल, जल जमीन एवं जंगल की लड़ाई के रूप में जाने जाने वाला नक्सलवाद आज भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से चारू मजूमदार, कान सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में शुरू हुआ नक्सलवाद वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में फैल चुका है, जिसमें पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना शामिल हैं। चीन में माओ की
विचारधारा प्रभावित नक्सलवाद राज्य तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसक क्रांति के दृष्टिकोण पर आधारित है। नक्सलवाद के उदय व विस्तार के विभिन्न कारण निम्न हैं। सामाजिक न्याय का अभाव, प्रशासनिक उदासीनता, पुलिस व प्रशासन द्वारा उत्पीड़न की घटनाएं, दोषपूर्ण भूमि सुधार, दोषपूर्ण भूमि अधिग्रहण की नीतियां, खनन माफिया का अधिक प्रभाव, सरकारी योजनाओं के लाभों की दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था, नक्सल आंदोलन को जन सामान्य एवं बुद्धिजीवियों के बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त होना, फिर नक्सलवाद की वैचारिक सुदृढ़ता एवं मजबूत विकेंद्रीकृत संगठनात्मक ढांचा, सुरक्षा तंत्र में समन्वय की कमी, दोषपूर्ण खुफिया तंत्र, फिर पुलिस के आधुनिकीकरण का अभाव, आधुनिक हथियारों व नई तकनीकों का अभाव। नक्सलवाद पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास, ऑपरेशन स्टीपल चेज, ऑपरेशन ग्रीन हंट, कोबरा बटालियन, ऑपरेशन सलवा जुडूम, 8 सूत्रीय समाधान योजना आदि किए गए, किंतु नक्सलवाद में कमी परिलक्षित नहीं हुई। अतः हमें उपरोक्त प्रयासों के साथ निम्न उपायों को भी जोड़ देना चाहिए। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी जाए। इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिया जाए। इन क्षेत्रों में रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं को विकास को प्राथमिकता दी जाए। विकास परियोजनाओं के लाभ को आदिवासियों जनजातियों तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाया जाए। पेशा कानून के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए। विस्थापित जनजाति एवं वनवासियों के राहत, पुनर्वास एवं मुआवजों की व्यवस्था को समय पर पूरा किया जाए। फिर प्रशासनिक उदासीनता एवं निष्क्रियता को दूर किया जाए। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रदत्त स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। पंचायती राज संरचना निम्नलिखित है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, फिर है उप सरपंच, उप प्रधान, उप जिला प्रमुख, ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बैठक 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार और 3 माह में एक बार। फिर अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा का उल्लेख। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में आने वाले मतदाताओं का समूह है। अनुच्छेद 243 बी, जिन राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की स्थापना करना अनिवार्य नहीं, जैसे गोवा, मणिपुर आदि। फिर 243 सी, पंचायतों की संरचना का उल्लेख, राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्धारण। अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों में सीटों का आरक्षण का उल्लेख, आरक्षण का आधार जनसंख्या, महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित। 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल, पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक और अवधि से पूर्व रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव अनिवार्य है। फिर 243 एफ, सदस्यता से अयोग्यता का उल्लेख। फिर चुनाव हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 जी, पंचायतों के कार्य व शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 243 एच, पंचायतों की करारोपण की शक्ति। अनुच्छेद 243 आई, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 के, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग का उल्लेख। 243 एम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान लागू नहीं होंगे। फिर संविधान भारतीय संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रीय शासन संबंधित विभिन्न विभिन्न प्रावधानों की तुलनात्मक प्रावधान कीजिए। तो उद्घोषण का आधार, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसका कोई भाग खतरे में हो तो राष्ट्रीय आपात। फिर राष्ट्रपति शासन, सरकार की राज्य सरकार असंवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चल रही हो या राज्य अनुच्छेद 256 और 257 के तहत राज्य संघ के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। फिर अवधि, प्रारंभ में 1 माह, पश्चात संसद के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा प्रत्येक बार में 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम सीमा नहीं। फिर प्रारंभ में 2 माह, पश्चात संसद के सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा एक बार में 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
और 3 वर्ष अधिकतम सीमा है। फिर मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है तथा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो सकते हैं। पर यहाँ पे मौलिक अधिकारों में की परिवर्तनीयता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसमें? राष्ट्रपति शासन में। कार्यपालिका पे प्रभाव। संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को किसी भी विषय पर दिशा निर्देश दे सकती है, परंतु राज्य की कार्यपालिका कार्य करती रहती है। किसमें? आपातकाल में। पर यहाँ पे राज्य की मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाती है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित कर दी जाती है। फिर राज्य की विधायिका पर प्रभाव। राज्य की विधायिका बनी रहती है, परंतु संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इस कानून का संसद प्रत्यायोजन नहीं कर सकती। फिर संसद राज्य के बारे में विधान बनाने की शक्ति का राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकती है। विधायिका को निलंबित या विघटित कर दिया जाता है। फिर अन्य सभी राज्यों के साथ केंद्र के संबंध परिवर्तित होते हैं। लोकसभा उद्घोषणा वापस लेने का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। फिर यहाँ पर केवल विशिष्ट राज्य के साथ केंद्र के संबंध परिवर्तित होते हैं। वापस लेने के लिए संसद या उसके किसी सदन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। फिर ये हो गया। फिर अगले तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल को अवैध और दल बदल के आधार पर सांसद विधायक को अयोग्य घोषित करने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची का समावेशन किया गया। फिर सचेतक की भूमिका। यह पद संसदीय सरकारों की परंपराओं पर आधारित है। प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा सदन में नियुक्त सचेतक उस दल विशेष के सदस्यों के सदन में व्यवहार को नियंत्रित करता है। यदि कोई सदस्य सचेतक के निर्देशों का पालन नहीं करता तथा राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता तो सदस्य को दल बदल का दोषी माना जाता है। फिर अनुच्छेद 105 में वर्णित सांसदों के विशेष अधिकारों को चिन्हित कीजिए। सांसद को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, जो कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। फिर सांसद को सत्र के दौरान, सत्र से 40 दिन पूर्व तक और सत्र के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल सिविल से मामलों में। फिर सांसद में सत्र के दौरान सांसद न्यायालय में लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। फिर सुखबीर सिंह संधू हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुखबीर संधू को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 के आईएएस अधिकारी थे, जो पूर्व में उत्तराखंड के मुख्य सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष आदि पद पर कार्य कर चुके हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो लोगों को सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, जिन्हें हासिल करने के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाते हैं या किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयास करेगा। सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करेगा। राज्य औषधि में प्रयोग किए जाने वाले अतिरिक्त ऐसे मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा करने के लिए प्रयास करेगा। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों पर विस्तृत देख। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 113 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद में से किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती। फिर अनुच्छेद 117 एक में
वित्त से संबंधित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा किसी विधेयक के पारित हो जाने पर भारत की संचित नदी से व्यय करना होगा और उस पर संसद का कोई सदन तब तक विचार नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर विचार देने की सिफारिश न करे। फिर राष्ट्रपति की अनुमति से पूरक अतिरिक्त अन्य मांगे पेश की जाती हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों नियंत्रण मान लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में बंटवाता है। फिर उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो भारतीय संविधान को एकात्मकता स्वरूप प्रदान करती हैं। तो शक्तियों के विभाजन, ये अपन ने देख लिया, इसको हटाते हैं। फिर मूलभूत ढांचे की अवधारणा कब आई, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम राज्यवान में सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य, संसदीय शासन व्यवस्था, अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता, शक्ति संतुलन, पृथक्करण, परिसंघीय ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन आदि संविधान की विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा विधि या संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः मूल ढांचे की अवधारणा संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित करता है। तो 368 नहीं, भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही 13(2) जो संसद के मूल अधिकारों में कटौती करने वाली विधि बनाने से रोकता है। अनुच्छेद 368(1) जो संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है कि शक्ति के बीच टकराव की शक्ति उत्पन्न हो गई। इस संसद में शंकरी प्रसाद वाद 1951 व सज्जन सिंह वाद 1956 में राष्ट्र में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368(1) की अधिमान्यता स्वीकार की, किंतु गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को पलटते हुए 13(2) को अधिक प्रभावी माना। अतः 24वें 25वें संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ वाद के निर्णय को अमान्य कर दिया। अतः उच्चतम न्यायालय ने मध्यम मार्ग निकालते हुए 1973 में केशवानंद भारती वाद में मूल ढांचे की अवधारणा दी जो संशोधन की शक्ति को स्वीकार करते हुए उचित सीमा का आरोपण करती है। फिर भारत गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो 1967 के चुनाव से गठबंधन के बीच पड़ गए हैं, जो राजनीति के बीच पड़ गई हैं थे जो अब तक चल रहे हैं। गठबंधन राजनीति के बीच पड़ गए थे जो अब तक चल रहे हैं। गठबंधन की इस राजनीति की निम्न विशेषताएं देखी जा सकती हैं। गठबंधन एक दलीय प्रधानता रही है, ऐसे जैसे एनडीए में भारत जनता पार्टी या यूपीए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर गठबंधन विचारधारागत समानता का अभाव है। गठबंधन का आधार विचारधारा ना होकर केवल सत्ता प्राप्त करना या किसी को सत्ता में आने से रोकना है। जैसे 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व सीपीएम ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया। फिर गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल स्थायी रूप से उस गठबंधन से जुड़े रहे या आवश्यक नहीं। जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा था, लेकिन उसने एनडीए छोड़कर कांग्रेस राजद से नाता जोड़ लिया। कुछ समय बाद वह पुनः एनडीए में लौट आया। फिर निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। वर्तमान में विभिन्न पार्टियों द्वारा निर्मित इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं। फिर दल बदल की प्रवृत्ति। गठबंधन सरकारों के कारण भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। फिर दबाव की राजनीति। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालते हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपने दल के रेल मंत्री को बदलने व रेल का बढ़ा हुआ किराया वापस लेने पर यूपीए की मनमोहन सरकार को मजबूर कर दिया था। फिर गठबंधन दल एवं सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर, जैसे समाजवादी विचारधारा होने के बावजूद समता पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी से था, किंतु नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता घोषित किया तो जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन तोड़ दिया।
उपरोक्त के अतिरिक्त गठबंधन, स्पष्ट विचारधारा, अलगाव का अभाव जैसी विशेषताएं भी भारतीय गठबंधन राजनीति से में दृष्टिगत होती हैं। फिर अगला है संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। तो संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। मूल अधिकार में आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया। फिर संसद में कार्य संचालन में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान पर टिप्पणी कीजिए। अनुच्छेद 120 के तहत संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी अंग्रेजी है, किंतु कोई भी सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर पाता तो पीठासीन अधिकारी उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 111 में वर्णित राष्ट्रपति शक्ति की टिप्पणी कीजिए। अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां वर्णन करता है। इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक को सहमति दे सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या कोई निर्णय नहीं लेता, पॉकेट वीटो। फिर कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। तो कॉलेजियम का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संविधान के अनुच्छेद 124 की व्याख्या के तहत कॉलेजियम व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। द्वितीय न्यायाधीशवाद में यह व्यवस्था अस्तित्व में आई तथा तृतीय न्यायाधीशवाद 1998 में शब्द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों का कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को अपनी राय देते हैं। फिर सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को इंगित कीजिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिशें जैसे मुख्यमंत्री से परामर्श, राज्यपाल हेतु अर्हताएं जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, राज्य के बाहर से हो, सत्ताधारी दल से नहीं हो और राज्य की राजनीति या सक्रिय राजनीति में नहीं हो, अल्पसंख्यक व्यक्ति आदि। राज्यपाल को कार्यकाल समाप्ति से पूर्व नहीं हटाने पर कारण बताना आवश्यक। फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार बनने हेतु दलों को आमंत्रण वरीयता आधारित हो। अनुच्छेद 356 का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 263 व क्षेत्रीय परिषदों को अधिक सक्रिय बनाना। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पूर्व अंतर्राज्यीय परिषद में चर्चा। राज्यसभा की भूमिका यथावत रहे। राज्य सरकार अध्यादेश एक बार से अधिक प्रख्यापित नहीं कर सकती। राज्य सरकार फिर राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। फिर केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्रियों में विभिन्न प्रकार के विवरण दीजिए। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री यह किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उस विभाग के प्रभारी होते हैं। फिर है राज्य स्तर के मंत्री, ये मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। सामान्यतः इन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध किया जाता है। इनमें से कुछ को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है और वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। फिर उप मंत्री, ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग भी नहीं लेते। ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। फिर दल बदल विरोधी कानून के वे प्रावधान बताइए जिसके आधार पर किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यदि निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ दें। फिर यदि निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। यदि मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। किसी राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा सदन में पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करने पर और राजनीतिक दल का सदस्य स्वयं को मतदान से अलग रखे तब। फिर किन उपबंधों का उल्लेख कीजिए जिनमें संशोधन हेतु विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय। फिर 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, वस्तु व सेवा कर, संविधान संशोधन 368 की संसद की शक्तियों प्रक्रिया, केंद्र व राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, विधायी शक्तियों का विस्तार। फिर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन पर लघु लेख। तो अनु 356 के तहत यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संविधान के प्रावधान के अनुसार किसी राज्य की सरकार नहीं चलाई जा सकती तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया चुका है। चौथी विधानसभा में 1967 केंद्र सरकार ने विपक्षी दल को सरकार बनाने से रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया। फिर 5वीं विधानसभा 1977
केंद्र में जनता पार्टी सत्ता आई तब। फिर छठी विधानसभा 1980, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में जनता पार्टी की जगह ली तब। फिर नौवीं विधानसभा 1992 में बाबरी विध्वंस हिंसा के बाद हिंसा को नहीं संभालने के लिए भाजपा सरकार बर्खास्त, इसलिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन ज्यादातर राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित थी। फिर प्रधानमंत्री की शक्तियों अधिकारों का विवरण दीजिए। तो भारत का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल व अन्य नीति निर्माताओं संस्थाओं से संबंधित साथ ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी देखरेख में लिए जाते हैं। वही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का आवंटन, परिवर्तन, उसके त्याग पत्र स्वीकार करने की सलाह देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह केंद्र प्रशासन तथा कानूनों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करता है। किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर पुनः मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। प्रधानमंत्री संसद के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रवक्ता होता है। शासकीय नीति से संबंधित अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। फिर वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य भी संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए और कब भंग किया जाए। प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय समय लेता है एवं विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। तो संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की है। इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। इस संदर्भ में संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है। अनुच्छेद 268, वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं किंतु राज्य द्वारा इन्हें वसूलते हैं और उपयोग में लेते हैं। स्टाम्प शुल्क, औषधि पर उत्पाद शुल्क और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क। फिर अनुच्छेद 269, वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, वसूल किए जाते हैं तथा राज्य को दिए जाते हैं। अनुच्छेद 269 ए IGST, समाचार पत्रों पर विज्ञापन कर, अंतर्राज्यीय व्यापार परिवहन पर कर। फिर अनुच्छेद 270, वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए गए, वसूले गए तथा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संघ व राज्यों को बांट दिए गए। फिर अनुच्छेद 271, वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए गए, वसूले तथा उपयोग में लिए जाते हैं, वे उपकर व अधिभार इसके अंतर्गत आते हैं। फिर 80वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा निगम कर तथा सीमा शुल्क को अनुच्छेद 271 से हटाकर 270 के अंतर्गत रखा गया, अर्थात राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 275, इसके अंतर्गत राज्य को दिया जाने वाला अनुदान। अनुच्छेद 269 ए GST परिषद 101वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर अनुच्छेद 280, वित्त आयोग, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष वित्त आयोग का गठन करता है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। फिर कार्य, अनुच्छेद 270 के तहत आने वाले करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय करना, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में अनुशंसा करना, फिर राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य। फिर विगत दशक में भारतीय विदेश नीति, ठीक है इसको हटाओ। फिर सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता अपन ने बताई थी, अगले पे चलते हैं। फिर भारत के संविधान उद्देशिका में उल्लिखित संप्रभुता को स्पष्ट कीजिए। संप्रभुता से आशय है भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है, अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं लेता है, आंतरिक और विदेशी मामलों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना। फिर भारत संविधान को वकीलों का सर क्यों कहा जाता है?
तो भारत का संविधान अत्यंत जटिल है, विवादित पूर्ण है, जिनमें कानूनी भाषा, मुहावरों का अधिक प्रयोग होने के कारण सर आइवर चेनिंग ने इसे वकीलों को स्वर्ग कहा। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है, जिसमें वकीलों की प्रमुख भूमिका होती है। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था। फिर नीति निर्देशक तत्वों में 45 की विषय वस्तु बदली गई। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अनुसार हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह बच्चे को चाहे वह वह अपने कर्तव्य हुआ कि वह अपने बच्चे को चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। फिर राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवक के आयोग के सदस्यों को पद से हटाने के 4 आधार। तो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, अपने पद के कर्तव्यों के बाद स्व वेतन नियोजन में लगा हो, मानसिक शारीरिक अक्षमता, या फिर यदि सदस्य पर कदाचार का आरोप लगा तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत। फिर कच्चा तीबू विवाद तो हटाओ। संविधान संशोधन के कितने प्रकार से किया जा सकता है, उल्लेख कीजिए। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, गठन, राज्य विधान परिषद का निर्माण, समाप्ति। फिर संसद के विशेष बहुमत, जैसे प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत प्लस प्रत्येक सदन के उपस्थित व और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन, जैसे मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन। तो ये हो गया विशेष बहुमत। फिर है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित। फिर निर्णय प्रक्रिया को ये हटाओ। हाँ, निर्णय प्रक्रिया को जाति किस प्रकार प्रभावित करती है, तो अपन ने देखा था। फिर राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता को प्राप्त करने, सत्ता में बने रहने के लिए राजनेताओं द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। फिर वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता हेतु आवश्यक शर्तें। तो किसी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता निम्न में से कोई एक अर्हता पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है। यदि कोई दल लोक सेवा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में अथवा अधिक राज्यों 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ वे किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। तो 2 हैं, 4 राज्यों में 6% और 4 राज्यों में किसी एक राज्य में 4 सीटें लोकसभा की, या फिर कोई 2-3 राज्यों में 4 सीटें। फिर यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। फिर यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करता हो, तो यह है। फिर संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान में किस प्रकार सहायक है? तो केंद्र सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों के समान विकास हेतु नीति निर्माण के समय राजनीतिक भेदभाव किए बिना संतुलित एवं समदर्शी नीति का निर्माण करना चाहिए। छोटे संसाधनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्र राज्यों के विकास को भी समान प्राथमिकता दें। धीरे धीरे वहां के निवासियों में विश्वास पैदा हो जाता है और क्षेत्रवाद उग्र स्वरूप समाप्त हो जाता है। फिर संविधान की किन्हीं 4 एकात्मक विशेषताएं। तो जैसे हो गए एकल संविधान, सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व। शासन हेतु आचार संहिता है, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा है, शासन के मूल्यांकन के आधार हैं और संविधान की व्याख्या में सहायक है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक है। फिर राष्ट्रपति के भारत में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन
में क्या अंतर है? तो दोनों में निर्वाचन प्रक्रिया में प्रमुख अंतर यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के साथ विधायक भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के सांसद वोट डाल सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि संसद के दोनों सदनों के लिए मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी वोटिंग का हिस्सा ले सकते हैं। फिर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव, टी टी कृष्णमाचारी। फिर ऑपरेशन टू प्रॉमिस क्या है? सीरिया में अपने दूतावास पर हमले का बदला लेने के लिए ईरान द्वारा इजराइल पर अचानक हमला कर दिया, जिसे ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे। ठीक है। फिर संसद की आचार समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इस समिति का उद्देश्य संसदों के सदस्यों के नैतिक आचरण पर नजर रखना तथा सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचारों के संबंध में समिति को भेजे गए मामलों की पड़ताल कर कार्यवाही हेतु सुझाव देना। यह समिति सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाती है, उसमें संशोधन करती है, वह नए प्रावधान सम्मिलित किए जाने संबंधी सुझाव देती है। लोकसभा में 15 सदस्य तथा राज्यसभा में 10 सदस्य सदन के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। यह संसद की स्थायी समिति है। वर्ष 2015 में लोकसभा में इसे स्थायी समिति का दर्जा दिया गया। राज्यसभा में इस समिति का गठन 30 मई 1997, लोकसभा में 16 मई 2000 को प्रथम बार किया गया। हाल ही में संसद सदस्य महुआ मोइत्रा को इस समिति की सिफारिश पर सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। फिर उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था सांसदीय प्रजातंत्र एक महत्वपूर्ण लक्षण है, स्पष्ट कीजिए। तो कार्यपालिका पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। मंत्री प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के प्रति, परोक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद सरकार दोनों ही जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वास्तव में संसद का गठन जनसाधारण के मतों के माध्यम से होता है, अतः कार्यपालिका को जनता की इच्छा अनुसार अपनी नीति और कार्यक्रमों को संचालित करना पड़ता है। फिर एसआर बॉम्बई बाद में भारतीय संघवाद को संरक्षण प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। तो 1994 के एसआर बम्बई बांध में निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में अत्यधिक सावधानी बरती जाए। राज्यपाल को प्रतिवेदन या अन्य माध्यम जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो, उनमें स्पष्टता हो तथा उन्हें संसद में प्रस्तुत किया जाए। राष्ट्रपति शासन के संसद अनुमोदन के बिना राज्य विधानसभा को विघटित नहीं किया जाए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? इस अधिनियम में नागरिकता अधिनियम 1955 के उपबंध के अनुसार अवैध प्रवासियों के समूह, कुछ समूह जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन हेतु पात्र बनाए जाने का प्रावधान है। इस संशोधन के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना संबंधी क्या प्रावधान है? तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया। अनुच्छेद 130 के अनुसार न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और निर्धारित कर सकता है, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य। फिर संविधान में अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में व्यक्ति को प्राप्त संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए। अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में व्यक्ति को निम्न संरक्षण प्राप्त है: भूत लक्षी दंड विधान का निषेध, दोहरे दंड का निषेध और आत्म अभिशंसन का निषेध। फिर 16वीं विधानसभा की दलीय स्थिति बताइए। तो बीजेपी 115, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 69, भारतीय आदिवासी पार्टी 3, बहुजन समाज पार्टी 2, आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, निर्दलीय 8। फिर भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, स्पष्ट कीजिए। तो कठोर या अनम्य
संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया आवश्यकता हो, जैसे अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जो किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया के तहत संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, जबकि 368 के तहत कुछ उपबंध संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, तथा कुछ अन्य प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। 42वें संविधान संशोधन को संविधान को पुनः लेखन क्यों कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन तथा इसके आकार के कारण इसे मिनी संविधान का उपनाम दिया है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, नया भाग 4 के मूल कर्तव्य, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी। फिर 3 नए निधि निर्देशक तत्व, जैसे सामान्य न्याय, निःशुल्क न्याय, पर्यावरण संरक्षण तथा 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन आदि जोड़े गए। अतः नितांत रूप से इसे संविधान का पुनः लेखन कहा जाना औचित्यपूर्ण है। हालांकि 43वें तथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसके कई मामलों को अप्रभावी किया गया। फिर राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन की शक्ति को समझाइए। तो निम्न अवसरों पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले कि राज्य सूची का विषय कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है। फिर राज्य विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पे, तो यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल प्रस्तावित पारित कर दें कि और यह इच्छा व्यक्त करें कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद कानून निर्माण करे, तो अधिकार संसद को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 252। फिर आपातकाल की उद्घोषणा पर अनुच्छेद 352 और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर अनुच्छेद 356। किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति राज्य विधानसभा के समस्त राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार संसद को प्रदान कर सकता है। फिर अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार राज्यपाल के क्षमादान अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना निहित है। वही संविधान के 161 के अंतर्गत राज्यपाल का भी समाधान शक्तियां रखता है, किंतु निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल की समाधान शक्तियां राष्ट्रपति से भिन्न है। सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा क्षमा कर सकता है, किंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, न कि राज्यपाल को। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित या दंडावधि को कम कर सकता है। फिर नीति आयोग की उपलब्धियां बताइए। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संधारणीय विकास, एसडीजी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में वार्षिक बढ़ोतरी संबंधी नतीजे के मापन कार्य, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि के क्षेत्र में कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, महिला सशक्तिकरण हेतु वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, फिर सुशासन हेतु सुशासन सूचकांक आदि जारी करता है। फिर भारत सरकार ने भारत की खाद्य कृषि नीतियों के कार्यक्रमों की निगरानी के लिए नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के बीच सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित किया। फिर PKVY के तहत शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को प्रस्तुत किया। विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अटल इनोवेशन मिशन इत्यादि। फिर समावेशी विकास को प्रोत्साहन, सरकार के सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को बढ़ावा, सामाजिक क्षेत्र हेतु 7 कार्यक्रम। फिर धन विधेयक साधारण विधेयक से किस प्रकार भिन्न है? इसे लोक या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है साधारण विधेयक। फिर धन विधेयक इसे सिर्फ लोकसभा में, यह राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना प्रस्तुत। यह धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। धन विधेयक इसे राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृत नहीं दे सकती। फिर राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है।
इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसे पारित या अस्वीकृत राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे पारित या अस्वीकृत तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक संयुक्त इसमें धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। इसकी प्रथम बैठक 1962 में हुई थी और इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। कार्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुनिश्चित करते हुए उपाय सुझाना, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की खोजने का प्रयत्न करना। यह एक सरकारी सलाहकारी निकाय है। अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के नेता और सार्वजनिक व्यक्तित्व, प्रमुख पत्रकार, व्यवसाय, महिला संगठन के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद संवैधानिक मूल्यों की अनुपालना हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। फिर राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र राज्य संबंध पर पड़ने वाले प्रभाव बताएं। भाषावाद को उग्र स्वरूप को शांतिपूर्ण सद्भाविकता में बदलने के उपाय। तो भाषाई, साहित्यिक व सांस्कृतिक विविधता वाले देश में जब भाषा की विविधता वाद का रूप ले लेती है तो यह राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए एक चुनौती बन जाती है। इसे उग्र स्वरूप को शांति सद्भाविकता में बदलने के लिए निम्न उपाय हो सकते हैं। जागरूकता, नागरिक को अनेक अभियानों व शिविरों के माध्यम से जागरूक जानकारी उपलब्ध करवाकर जागरूकता। फिर त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग। त्रिभाषा फॉर्मूला व्यवस्थित रूप से केंद्र व राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जाए। राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त करना। राजनीतिक नेताओं द्वारा निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए भाषावाद का माध्यम बनाकर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त कर भाषावाद का हल ढूंढा जाए। भाषा का प्रचार प्रसार। संपूर्ण भारत में हिंदी के साथ प्रादेशिक भाषा का प्रचार किया जाए। फिर अंग्रेजी भाषा का सीमित प्रयोग। अंग्रेजी का प्रशासनिक प्रयोजनार्थ एवं अनुवाद की सीमाओं तक ही प्रयोग हो। सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार। भाषाई आदान प्रदान व लोगों में आपसी सद्भाव वृद्धि के लिए सांस्कृतिक, शैक्षणिक, पर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाना चाहिए। फिर परस्पर समझाइश। परस्पर समझाइश एवं प्रेरित कर बहुसंख्यक भाषा भाषियों द्वारा अल्पसंख्यक भाषावादियों को यह समझाया जाए कि कोई भाषा उनके लिए चुनौती नहीं बल्कि सहायक है। फिर कानूनी कार्यवाही। जो भी व्यक्ति भाषा को आधार मानकर गैर कानूनी गतिविधियां करे उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर भाषाएं संप्रेषण का आधार है, संप्रेषण का माध्यम है। यह परस्पर जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। यह भाव देशवासियों के मन में जगाकर हम भाषा वाद के उग्र स्वरूप को शांति सद्भावना में बदल सकते हैं। फिर आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्प्रभाव बताइए। तो भारत संविधान अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस को विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु 26/11/2008 के मुंबई हमले में मीडिया द्वारा सीधा प्रशासन देखकर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई को दुष्कर कर दिया। अत्यधिक मीडिया कवरेज को अन्य दुष्प्रभाव निम्न है। यह विभिन्न आतंकवादी गुटों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। धार्मिक सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की संभावना निहित होती है, निहित है। फिर विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने पर बढ़त व पहल कदमी हासिल करने की होड़ उत्पन्न करता है। फिर आतंकवादी गिरोह द्वारा मीडिया कवरेज करने वाले चैनल्स पर नियंत्रण स्थापित करने की आशंका बनाना। प्रशासनिक मशीनरी की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालना। मीडिया के अत्यधिक कवरेज से आतंक व हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। फिर आतंकवादी गिरोह को सहज रूप से अपनी राजनीतिक मांगों के लिए मंच मिल जाता है, परिणाम स्वरूप इससे आतंकवाद बढ़ता है। राजस्थान में पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप पर संक्षेप में समझाइए। जनसंख्या अपन ने बताई थी 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड व प्रति अतिरिक्त 1000 पर 2 वार्ड। फिर पंचायत समिति में 1 लाख पर 15 वार्ड और अतिरिक्त 15,000 पर 2 सदस्य। फिर जिला परिषद 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड प्रति अतिरिक्त 1 लाख पर 2 वार्ड। फिर न्यूनतम आकार 9 + 1 सदस्य, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 17।
अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। गणपूर्ति 1/3, 1/3, 1/3। फिर बैठक 15 दिन में एक बार, 1 माह में एक बार, 3 माह में एक बार। फिर निर्वाचन, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और वार्ड पंच होते हैं। फिर यहाँ पे होते हैं सदस्य और प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख। तो यहाँ पे वार्ड पंच द्वारा होता है इनका, ठीक है। फिर है भारत में निर्वाचन सुधार हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों पर टिप्पणी। तो मैंने देखे थे। तो मतदाधिकार हेतु सीमा 21 से 18, मतदाता पहचान पत्रों का प्रकाशन, बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव, ईवीएम में नोटा जैसे बटन का प्रयोग, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट का नवीनतम प्रयोग, फिर राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाली धनराशि तथा उनके द्वारा किए गए चुनावी खर्च के संबंध में समय समय पर निर्देश जारी करना, उम्मीदवारों से निर्वाचन के समय हल्फनामा प्रस्तुत करवाना। उपरोक्त के अतिरिक्त चुनाव से पूर्व हथियार नजदीकी पुलिस थाने में जमा करवाना, मतदान के दिन शराब बिक्री पर रोक, मतदान दिवस पर अवकाश, चुनाव संबंधी सूचनाओं के लिए जागरूकता अभियान, चुनाव संबंधी शिकायत निवारण तंत्र सी विजिल, फिर विभिन्न मोबाइल ऐप जैसे कि सुविधा कैंडिडेट ऐप, पीडब्ल्यूडी ऐप और मतदाता हेल्पलाइन ऐप।